हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे जो कन्वर्जन टाइप के थे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया है और उसके सॉल्यूशंस आप लोगों के पास हैं। अभी मैं उन चारों क्वेश्चंस को अभी करवाता हूँ, तो आप लोगों को अपने आंसर्स को वेरीफाई करना होगा कि आपने सही किया है या नहीं। लेक्चर नंबर 8 तक में जितना भी मैंने पढ़ाया है, आई होप आप लोगों ने इन वीडियोस को अच्छे से देखा है और नोट्स प्रिपेयर कर ली है, क्योंकि अभी के वीडियो में, आज के वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने इन वीडियोस को अच्छे से देखा है तभी आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियोस को अच्छे से देखा है और उसके बाद में इन लेक्चर्स को आप देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, इसके अंदर वो था प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। अब प्रोपीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लोग बना लेंगे, तो वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है प्रोपीन, ठीक है। अब इसमें बोला है कि हमें बनाना है प्रोपेन वन ऑल, ठीक है। इसका मतलब अल्कोहलिक ग्रुप को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो अभी तो हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ा है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब ये पोजीशन पे आपको OH लाना है, मतलब ऑल इंट्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले आप ऐसा कुछ करिए कि इसके अंदर एक हैलोजन ग्रुप आ जाए। तो मैंने क्या किया कि इसकी रिएक्शन HBr से करवा दी। अब अगर सिर्फ HBr से करवाता तो ये जो ब्रोमीन ग्रुप है ना, वो मिडल कार्बन पे जाता अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन हम लोगों को अगर OH इस कार्बन पे चाहिए तो ब्रोमीन भी इसी कार्बन पे चाहिए। तो सबसे पहले मैंने HBr का एडिशन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब ब्रोमीन जुड़ गया इस कार्बन से, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और ये CH से एक H जुड़ने के बाद वो बना देगा CH2। मतलब ये क्या बन गया, CH3, ये CH से एक H जुड़ने के बाद CH2, और ये CH2 से Br जुड़ने के बाद CH2Br। अब ये Br को हटाना है और हमने क्या लगाना है, ये Br को हटा के हमें OH लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, एक न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करना है और एक न्यूक्लियोफाइल को लगाना है। तो मैंने बेसिक से काम किया कि इसकी रिएक्शन मैंने KOH से करवा दी एक्वेस KOH से। आप लोग याद रखें कि अल्कोहलिक KOH तो डिहाइड्रो हेलोजेनेटिंग एजेंट होता है, तो हमें एक्वेस KOH से ही रिएक्शन करवानी चाहिए। तो यहाँ से K और यहाँ से Br, ये KBr के फॉर्म में निकल जाएगा और Br की जगह ले लेगा ये OH। तो CH2 पे आ गया OH, CH2 और CH3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन वन ऑल, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों ने भी ये सही किया होगा, एक बार ध्यान से देख लें इसको। फिर उसके बाद में सेकंड भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। मतलब प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, और 3 कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप ऑलरेडी है, लेकिन हम लोगों को बोला है कि इसमें आपको बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन। मतलब ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन से हटा के आपको सेकंड पोजीशन पे इंट्रोड्यूस करवाना है। तो सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि ये ब्रोमीन को हटाएं कैसे, फिर बाद में लगाने की सोचेंगे। तो ब्रोमीन को हटाना है, मतलब डिहाइड्रो हेलोजनेशन काम आ सकता है इसके अंदर। मतलब अगर मैं अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ तो ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा, क्योंकि अल्कोहलिक KOH एक डिहाइड्रो हेलोजनेटिंग एजेंट है। ये Br के साथ में कौन चला जाएगा, KBr बन के, और ये H को ले जाएगा OH H2O के फॉर्म में, ठीक है। तो अब क्या बच जाएगा, CH3CH, यहाँ पे एक H तो चला गया, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अल्कोहलिक KOH के बाद में, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाने के बाद में ये बन गया प्रोपीन। फिर मुझे HBr को फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सच दैट कि जो ब्रोमीन है वो सेकंड कार्बन पे चला जाए, क्योंकि हम लोग को प्रोडक्ट बनाने को बोला है 2 ब्रोमो प्रोपेन ना, तो ब्रोमीन जाना चाहिए सेकंड कार्बन पे।
इसका मतलब ब्रोमीन का एडिशन होना चाहिए एज पर द मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे मैं पेरोक्साइड नहीं लूंगा, इसकी HBr से रिएक्शन करवा दूंगा। ब्रोमीन विल अटैक दैट कार्बन एटम विच कंसिस्ट ऑफ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ब्रोमीन चला जाएगा ये C के पास, तो ये CH पे Br आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, CH2 एक H लेने के बाद वो आ गया CH3। तो इस तरह से 1 ब्रोमो प्रोपेन कन्वर्ट हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन में। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं जो मैंने आप लोगों को दिया था, वो है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। देखो किसी भी कन्वर्जन को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, तभी आप लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इन कन्वर्जन्स को अच्छे से करना है तो आपको स्ट्रक्चर्स, उनके IUPAC नाम, ये सब अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे इथेनॉल सुनते ही आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज CH3 CH2OH, तो इट इज CH3 CH2OH। अब मुझे फॉर्म क्या करना है, प्रोपेन नाइट्राइल। तो मुझे रिएक्शन करने से पहले ही इसका स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए ऊपर। ये क्या होगा, प्रोपेन नाइट्राइल, CH3 CH2 और क्या आएगा CN, स्ट्रक्चरली C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। ठीक है, CH3 CH2 CN, ये प्रोपेन नाइट्राइल है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे OH को हटाना है और CN को लगाना है। ठीक है, आप लोग पहचान पा रहे हो ना, ये प्रोपेन नाइट्राइल है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और CN ग्रुप को IUPAC सिस्टम में नाइट्राइल बोलते हैं हम लोग। तो अब OH को हटाना है और CN लगाना है। लेकिन याद रखो बेटा कि जो OH है ना, इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले मुझे ये OH को एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है, और हैलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो OH को हटा के मुझे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी मेथड थी जिसको मैंने लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था कि डार्जन्स मेथड भी बोलते हैं, और थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवानी होती है। इसके बाई प्रोडक्ट्स दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड HCl गैसियस स्टेट में एस्केप कर जाते हैं। ठीक है, HCl सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाने के बाद में CH3 CH2 ये OH हट जाता है और इसके ऊपर आ जाता है क्लोरीन, CH3 CH2Cl। हाँ, अब ये क्लोरीन जो है ना, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप आ गया। अब ये अच्छे एक लिविंग ग्रुप को हटाना है और मुझे कौन से न्यूक्लियोफाइल को इंट्रोड्यूस करना है, CN। CN को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर्स में बताया था कि आपको लेना पड़ता है KCN। याद रखें, KCN में कार्बन इज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, कार्बन से अटैक होता है और CN बनेगा। अगर आप लोग इसकी जगह पे AgCN ले लोगे ना, तो भी मैंने आपको बताया था कि CH3 CH2 फिर NC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो आपको अगर CN ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है तो आपको KCN ही लेना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ से Cl, यहाँ से K, ये KCl के फॉर्म में निकल जाएगा। CH3 CH2 पर आ जाएगा क्या, CN। इट इज नोन एज प्रोपेन नाइट्राइल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। और फोर्थ जो कन्वर्जन मैंने दिया था वो बहुत इजी था, वो डायरेक्ट था, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। मतलब कौन सी रिएक्शन थी वो, सैंड मेयर रिएक्शन। एनिलीन का सबसे पहले स्टेप में आप लोग लेक्चर्स पे रेफर कर सकते हैं, उसके लिए इस डाईएजोटाइजेशन करवाया था मैंने, बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया था। याद है बच्चों आप लोग को, एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन NaNO2 और 2HCl लो टेम्परेचर पे होता है, बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और बाद में इसके आगे इसकी रिएक्शन मैंने CO2 Cl2 HCl से करवाई थी। मैंने आप लोग को बताया था कि सैंड मेयर रिएजेंट CO2 Cl2 CO2 Br2 और आयोडीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए Ki के साथ में क्या होता है, हीटिंग होता है। ठीक है, तो अगर अभी मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना है तो मैं CO2 Cl2 HCl के साथ में इसको ट्रीट कर लूंगा, तो ये क्लोरोबेंजीन और N2 इसमें से गैसियस स्टेट में निकल जाएगा। ठीक है, ये वाली स्टेप को हम लोगों ने सैंड मेयर रिएक्शन बोला था, और यहाँ से यहाँ पहुँचने का नाम फिर क्या था, डाईएजोटाइजेशन। ठीक है ना, सैंड मेयर करवाने के लिए सबसे पहले डाईएजोटाइजेशन करवानी पड़ती है, ऐसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 90-95% जैसा कवर कर लिया है अभी तक। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया है। सबसे पहले इनिशियल लेक्चर में मैंने आप लोगों को हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स का क्लासिफिकेशन करवाया था। ठीक है,
वो आप अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, एलिलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, विनाइल हैलाइड क्या होते हैं, एराइल हैलाइड क्या होते हैं, ये सब आपको पता होगा। इसमें मैंने आपको बताया था 1 डिग्री कैसे पहचानना है, 2 डिग्री कैसे पहचानना है, 3 डिग्री कैसे पहचानना है, ठीक है। इसके बाद में मैंने आप लोगों के साथ में IUPAC नॉमेनक्लेचर को डिटेल में डिस्कशन किया था, मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। अभी तक कुछ बच्चों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया है। देखो बच्चों, ये तुम लोगों के लिए है, होमवर्क का सबमिशन करना ये तुम लोगों के लिए है, ठीक है। मैं ज़्यादा पीछे नहीं पड़ रहा हूँ आपके, क्योंकि आप अभी बड़े हो गए हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग होमवर्क सबमिट करो ताकि मैं चेक कर सकूँ और ताकि मैं तुम्हारे जो भी मिस्टेक्स है वो बता सकूँ, ठीक है। तो टीचर अगर कह रहा है आप लोगों को कि होमवर्क आपको सबमिट करना है, इसका मतलब आपको होमवर्क सबमिट करना चाहिए एज एन ओबीडियंट स्टूडेंट, ठीक है। तो सिंसियरली आप लोग काम करें, और जो लोग अभी तक होमवर्क सबमिट नहीं किए हैं वो पहले तो होमवर्क सबमिट करना शुरू करें, ठीक है। इससे आप छोटे नहीं हो जाओगे, ठीक है, और मैं बड़ा नहीं हो जाऊंगा। ये सब आपके बेनिफिट के लिए है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको पॉजिटिवली लें और होमवर्क को एज सुन एज पॉसिबल सबमिट करें, ठीक है। और कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके शेयर कर सकते हैं, फिर उसको क्या करता हूँ मैं कि नेक्स्ट वीडियोस में ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे किसी एक बच्चे ने एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन का मुझे डाउट पूछा था, तो मैंने ये लेक्चर में उसका क्लियर करवा दिया। इस तरह से डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, और हमें भी पता लगता है कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो आप देख रहे हैं और वो आपको समझ में आ रहा है और वो आप लोग नोट्स भी बना रहे हैं, ठीक है। तो होमवर्क का सबमिशन जो है ना वो बहुत असेंशियल है, ये आप लोग को करना ही चाहिए। बाद में मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर आप लोग को पढ़ाया डिटेल में, और उसके बाद में हम लोगों ने नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखा था। CX बॉन्ड का जो नेचर होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी की ऑर्डर मैंने आप लोगों को उसमें बड़े डिटेल में सिखाया था। बाद में उसमें मैंने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स को मैंने आप लोगों को डिटेल में सिखाया था। अल्कोहल के साथ में आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स को, फिर हाइड्रोकार्बन के साथ में, अल्कीन के साथ में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने हेलोजन एक्सचेंज में फिंकेलस्टाइन, स्वार्ट्स रिएक्शन आप लोगों को बताया था। फिर उसमें मैंने आप लोगों को इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो थी वो सैंड मेयर रिएक्शन थी, जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, वो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो देखो पूरे चैप्टर को आप इतना अच्छे से पढ़ें कि बीच में से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो आपको आने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के साथ में डिस्कस करी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम जब भी डिस्कस करेंगे तो इन तीनों पॉइंट्स को ही जनरली डिस्कस करा जाता है, ठीक है। बाद में फिर हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स स्टार्ट करना था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस क्या होते हैं, लेबो रोटेटरी क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, पोलैरीमीटर क्या होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में इन सारी बातों को मैंने डिटेल में आप लोगों को सिखाया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अरेन्स को स्टार्ट करना था, तो मैंने आपको ये बताया कि सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को मैंने डिस्कस किया डिटेल में। और उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स में मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। बाद में हम लोगों ने अल्कोहलिक KOH के साथ में डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते थे, वो मैंने पढ़ाया आप लोग को। फिर बाद में रिएक्शन विथ मेटल्स में सोडियम के साथ में रिएक्शन करने पर वुड्स रिएक्शन होती है, और मैग्नीशियम के साथ में फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करवाया, ठीक है। तो ये सब अगर आप लोगों ने रिवाइज किया है तो ये आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ हाँ ये सब चीज़ें हम लोगों को आती है, और सर एकदम ऑर्डर में बता रहे हैं हम लोगों को किस तरह से इस चैप्टर की पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन स्टार्ट किया था, और मैंने सबसे पहले ही आप लोग को एक गिव रीजन बताया था इसके अंदर कि वाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन्स आर डिफिकल्ट। 4 रीजंस हम लोगों ने डिस्कस करी थी, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। इसमें भी फिर रिएक्शन विथ मेटल्स था। रिएक्शन विथ मेटल्स में मैंने आप लोगों को वुड्स फिटिग और फिटिग रिएक्शन करवाई। तो इस तरह से हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स को वाइंड अप किया था। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, उसको डाउट्स के फॉर्म में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद में इस चैप्टर को हम लोग कह सकते हैं कि 90 to 95% कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, पॉली हेलोजन कंपाउंड को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। एकदम थियोरेटिकल है, बेसिक है। मैंने आप लोगों के लिए एक सिंप्लीफाइड नोट्स बना ली है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलना बहुत मुश्किल है, तो लेस इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप लोग देखते हुए चलें। ठीक है, पॉली हेलोजन कंपाउंड को एक बार आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में बात करनी है डाइक्लोरोमीथेन की। डाइक्लोरोमीथेन मतलब क्या होता होगा? CH2Cl2 मतलब मीथेन के 2 हाइड्रोजन को हमने 2 क्लोरीन से रिप्लेस कर लिया। इसका नाम होता है कॉमन सिस्टम में मीथिलीन क्लोराइड। ठीक है, अब मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, देखिए आप लोग समझ में आ जाएगा। ये सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, मेटल क्लीनिंग में काम आता है। ठीक है, जब इसके एक्सपोजर में ह्यूमंस आते हैं तो इट कैन हार्म्स अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आप लोग देख लीजिए। लो लेवल के एक्सपोजर पे क्या होता है और हाई लेवल के एक्सपोजर पे क्या होता है वो भी एक बार रीड कर लेने का। एक्सपोजर टू लो लेवल कैन लीड टू स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन। ठीक है ना, सुनने और देखने में ऐसा हो तो तकलीफ हो सकती है। और हाई लेवल के एक्सपोजर पे डिजीनेस और नोशिया, ये कुछ बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन के, ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा उसके बाद में फिर ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन क्या होता होगा? CHCl3, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है ना, इट वॉज अर्लियर यूज्ड एज एनेस्थेटिक्स। सर्जरीज के पहले एनेस्थेटिक्स जो दिया जाता था उसमें क्लोरोफॉर्म का यूज करा जाता था। अभी उसमें सब्स्टिट्यूशन आ गया है ईथर से, क्लोरोफॉर्म की जगह पे ईथर दिए जाते हैं अभी। ठीक है, अभी क्लोरोफॉर्म कहाँ यूज होता है? तो यूज टुडे इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, R22, ये सब नाम है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसमें एक क्लोरोफॉर्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो क्लोरोफॉर्म होता है इट्स स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में, टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जिन। आप लोग को ये पूछ सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म अगर एयर के एक्सपोजर में रहता है लाइट के प्रेजेंस में तो वो कौन सी गैस बनाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, उसका नाम है फॉस्जिन और उसका एक और नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, ऐसा भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो अगर एयर के एक्सपोजर में आए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो फॉस्जिन बनाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम फिर क्लोरोफॉर्म है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये रिएक्शन है CHCl3 अगर O2 के साथ में रिएक्ट करता है लाइट के प्रेजेंस में तो वो COCl2 बना देता है HCl के रिमूवल के साथ में। तो ये जो COCl2 है ना, दैट इज नोन एज फॉस्जिन। ठीक है, और इसको हम लोग कार्बोनिल कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्लोरोफॉर्म के बारे में इतनी बेसिक आइडिया होनी चाहिए। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद में ट्राई आयोडोमीथेन। ट्राई आयोडोमीथेन का स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो दैट विल बी CHI3, ट्राई आयोडोमीथेन। इसको हम लोग आयोडोफॉर्म भी बोलते हैं। इट वॉज अर्लियर यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एज एन एंटीसेप्टिक यूज करा जाता था?
तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि वो आयोडोफॉर्म यूज़ करा जाता था, ठीक है ना। आयोडोफॉर्म जो होता है CHI से, उसमें से आयोडीन I2 के फॉर्म में निकल जाता है, और आपको पता होगा कि I2 के अंदर जो होती है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये अपने आप में एक एंटीसेप्टिक नहीं है, इसके अंदर से I2 रिलीज होने के बाद में जो I2 होता है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी उसकी होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी उसकी होती है, ठीक है। लेकिन इसकी स्मेल बहुत बेकार होती थी, इसके वजह से इसको अभी डिस्कार्ड कर दिया गया है, एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ नहीं करा जाता, ठीक है। खैर, लेकिन आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए अगर पूछे हैं तो इसमें से कौन सा एंटीसेप्टिक है, तो वो ट्राई आयोडोमीथेन, ठीक है। उसके बाद में कुछ ये है टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन का दूसरा नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CCl4 से। तो इसकी कुछ फीचर्स हैं वो आप लोग देख लीजिए। लिवर कैंसर इन ह्यूमंस, कॉमन इफेक्ट्स आर डिजीनेस, नोशिया, वॉमिटिंग, ठीक है। हार्ट बीट्स के अंदर इरेगुलरिटी, सडन स्टॉप भी हो जाती है कभी कभी हार्ट बीट ज़्यादा एक्सपोजर से, और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये सब कुछ बातें हैं CCl4 के लिए जो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, 5th नंबर पे जाते हैं हम लोग, फ्रियॉन्स। क्या होते हैं फ्रियॉन्स? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स जैसे CCl2F2, क्लोरो भी है, फ्लोरो भी है और कार्बन भी है, ठीक है। इसको हम लोग नाम बोलते हैं फ्रियॉन 1,2। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड किसके किसके? मीथेन के और इथेन के। इनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं? फ्रियॉन्स बुलाते हैं, ठीक है ना। जैसे CCl2F2, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि फ्रियॉन्स किसको बोलते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव एंड इजीली लिक्विफाइबल गैस है ना। इसका लिक्विफिकेशन बहुत ईजी होता है, इजीली लिक्विफाइबल गैस होती है ये, ठीक है। लेकिन इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट है, तो वो आप लोग देख लीजिए। इट इज एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शंस इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, दैट कैन अपसेट नेचुरल ओजोन बैलेंस, ठीक है। लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी ये बात को डिस्कस किया गया था, तो ये आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट इसके अंदर जो है वो है DDT। DDT के स्ट्रक्चर के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और DDT किस लिए यूज होता है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये दो बातें आप लोग याद रखेंगे। DDT का एक तो फुल फॉर्म, एक तो उसको यूज करा जाता है एज एन इंसेक्टिसाइड, और लास्टली उसका स्ट्रक्चर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको अभी समझाता हूँ तो ये आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले DDT का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग देख लीजिए। ये दोनों पैरा पोजीशंस को डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग याद रखेंगे। डाईक्लोरो, डी से आया डाईक्लोरो, फिर दूसरा डी से आया डाईफिनाइल, और फिर जो टी है वो है ट्राईक्लोरोइथेन। आप लोग मेरे साथ में रिपीट करें, डाईक्लोरो, डाईफिनाइल, ट्राईक्लोरोइथेन, ठीक है। तो याद हो गया आप लोगों को DDT का फुल फॉर्म? डाईक्लोरो, डाईफिनाइल, ट्राईक्लोरो और इथेन, ठीक है, ये इसका नाम है। अच्छा, डाईक्लोरो से आपको समझ में आ गया, 2 क्लोरीन। डाईफिनाइल मतलब 2 बेंजीन। फिर उसके बाद में ट्राईक्लोरो और इथेन, इथेन मतलब 2 कार्बन, और कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन ग्रुप और होते होंगे। सबसे पहले आप लोग ये याद रख लें कि DDT किस तरह से वर्क कर रहा है, एज एन इंसेक्टिसाइड, है ना। बहुत बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन इंसेक्टिसाइड, तो उसमें DDT को आप लोगों को टिक करना होता है, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। क्लोरीन, देखो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये पोजीशन और ये पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर पैरा है, और ये कार्बन से जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है ये पोजीशन और ये पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर पैरा है। मतलब आप लोगों को जो क्लोरीन है वो एग्जैक्टली सामने रखना है, पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे लिखा है ना PP', तो पैरा पोजीशन पे क्लोरीन होनी चाहिए। क्लोरीन आ गए तो डाईक्लोरो हो गया, बेंजीन ही आ गई, फिनाइल भी हो गया, तो डाईक्लोरो, डाईफिनाइल, ठीक है। और फिर बोला है कि ये सब जुड़े किससे हैं? इथेन से जुड़े हुए हैं। तो ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, तो ये 2 कार्बन का क्या हो गया? इथेन। अब ये कार्बन से
अगर क्लोरोफिनाइल और क्लोरोफिनाइल जुड़े हुए हैं तो ये कार्बन पे एक H भी होना चाहिए, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक H के साथ, तो एक आगे C के साथ जुड़ा हुआ होगा। और वो C के लिए फिर बोला है ट्राईक्लोरो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ट्राईक्लोरो, तो ये C से फिर 3 क्लोरीन जुड़े हुए होते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राईक्लोरो और ये 2 कार्बन का इथेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DDT। या तो आप लोगों को इसमें 1 मार्क के लिए ये पूछ लेंगे कि DDT का स्ट्रक्चर ही बता दो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं आप लोगों को कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर DDT का है। तो DDT जो भी पॉलीहेलोजन कंपाउंड हमने पढ़ा अभी तक, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट था? फॉस्जीन गैस वाला, जो क्लोरोफॉर्म के अंदर हमने पढ़ा फॉस्जीन गैस, वो इंपॉर्टेंट था। और आयोडोफॉर्म एज एन क्या काम आता है? एंटीसेप्टिक, वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो फ्रीक्वेंटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जाती रही हैं, तो इसके लिए मैं ज़्यादा इम्फेसिस दे के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो DDT का फुल फॉर्म पता चल गया आप लोगों को, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, किस काम में आता है? इंसेक्टिसाइड। और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये आप लोगों के सामने अभी है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर को मैंने आप लोगों को कंप्लीट कर लिया। मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें थोड़ा कुछ पार्ट बाकी था, वो था पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में मैंने सारे जितने NCERT में दिए हुए थे सारे मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं NCERT एक्सरसाइज के, और फिर मैं कुछ होमवर्क भी आप लोगों को दूंगा। और ये हफ्ते में हम लोगों को आप लोगों को, इनफैक्ट मैंने तो कंप्लीट कर लिया, आप लोगों को पूरी NCERT भी कंप्लीट करनी रहेगी, ठीक है। तो फिर कमिंग संडे तक में नेक्स्ट कमिंग संडे तक में हम लोग डाउट्स, एक लेक्चर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोगों के डाउट्स आने के बाद वो बाद में बात करते हैं हम लोग। तो अभी फिलहाल के लिए NCERT एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन था 10.22, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। ये क्वेश्चन मैं पूरा करवाता हूँ और उसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, वो आप लोगों को करने रहेंगे, ठीक है। 10.22 मतलब NCERT एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये चैप्टर को रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने यही वाले क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। इसमें लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन N-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? N-ब्यूटाइल क्लोराइड का आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, 4 कार्बन का ब्यूटाइल जो चेन है उसको आप लोग अरेंज कर लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH2, और उसके आगे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन हमने करवानी है अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो एरो के ऊपर मैंने अल्कोहलिक KOH लिख लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा रिएक्शन, क्योंकि अल्कोहलिक KOH एक कौन सा एजेंट है? डिहाइड्रो हेलोजनेटिंग एजेंट। वो क्या करवाता है? बीटा एलिमिनेशन करवाता है। यहाँ से वो Cl को रिमूव कर देगा, और जो कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ था उसके बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो इसमें से क्या क्या रिमूव होता है? KCl, और क्या रिमूव होता है? H2O। मैंने बताया था कि अल्कोहलिक KOH के साथ में मतलब एलिमिनेशन करवाना है तो स्लाइटली हीटिंग आप लोग को करना रहेगा, ठीक है। तो वो लोग दे ना दे, हम लोग को पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन में स्लाइटली हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से क्लोरीन निकल गया, यहाँ से H, ये फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इनका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े। ये वाला जो क्वेश्चन है वो है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। आप लोगों को ना चैप्टर में पोजीशंस को लोकेट करने आना चाहिए। बेटा कहाँ पढ़ा है ये हम लोगों ने मैग्नीशियम के साथ में? तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स में पढ़ा है। उसमें 3rd नंबर की जो प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विथ मेटल्स में, सोडियम के साथ में सर ने वुड्स करवाई थी और मैग्नीशियम के साथ में फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब कुछ नहीं करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करना है। ब्रोमोबेंजीन अगर आपको पता है तो बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप होता है। मैग्नीशियम और ईथर आपने ले लिया, ये C और Br के बीच में आपको मैग्नीशियम को खाली इंट्रोड्यूस कर देना है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बन गया अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप लोगों को समझ में आ गया? इट वाज जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ लेते हैं 1 मार्क्स के लिए, तो ये भी आप लोग देखते हुए चलें।
अब थर्ड पूछा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये आपने कहाँ पढ़ा होगा? तो क्लोरोबेंजीन आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स में पढ़ा था, ठीक है। फिर आपको याद आना चाहिए कि ये रिएक्शंस कैसी होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है। सर ने 4 रीजंस भी आप लोग को बताई थी, अगर फिर भी करवाना हो तो क्या करना होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प लेनी पड़ती है ना। एक्वस NaOH के साथ में आप अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो क्या करना चाह रहे हो, आप यहाँ से Cl हटाना चाह रहे हो और ये OH को बेंजीन के ऊपर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो। तो ये रिएक्शन एज इट इज हम लोगों ने थियोरी में पढ़ी हुई है। हम लोगों ने 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर फर्स्ट स्टेप में लिया था, सेकंड स्टेप में H+ लिया था और फिर उसमें बेंजीन के ऊपर OH आ गया था और बेंजीन के ऊपर OH को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। तो फिनॉल के प्रिपरेशन में हम लोगों ने पढ़ी थी। अभी हम लोग जब अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग डाउस प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने आप लोगों को थियरी में ये बातें नहीं बताई है, लेकिन जब हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में ये रिएक्शन को वापस देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्लोरीन को हटाना था और OH को इंट्रोड्यूस करना था, तो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ये सब कंडीशंस जो थी ना, ये आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये रिएक्शन डिफिकल्ट होती है तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर इसकी कंडीशन होती है और सेकंड स्टेप में H+ का लेना भी कंपलसरी है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, है ना। बच्चों देखो, आप लोग बहुत कंफ्यूज जाते हो इसके अंदर। एक्वस KOH का काम टोटली डिफरेंट होता है अल्कोहलिक KOH से। अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था अल्कोहलिक KOH, वो था डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट, जबकि जो एक्वस KOH है ना, वो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाता है। जैसे कि इथाइल क्लोराइड है तो CH3 CH2 और Cl ले लिया मैंने। अब इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी एक्वस KOH के साथ में, तो क्या करना है, Cl को हटाना है, ये K के साथ में उसको भेज देना है, KCl बन जाएगा और OH Cl की जगह ले लेगा, CH3 CH2 OH। आपको समझ में आ गया? तो इसका मतलब Cl को हटा दिया और OH को इंट्रोड्यूस कर दिया। कब? जब यहाँ पे लिखा हुआ एक्वस KOH, और अल्कोहलिक KOH लिखा होता तो Cl को भी रिमूव कर देते, ये H को भी रिमूव कर देते और ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते। तो आप लोग एकदम श्योर होने चाहिए, एक्वस KOH में हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, अल्कोहलिक KOH में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना है। वैसे आप लोगों को बहुत ध्यान देना रहेगा KCN और AgCN में। KCN में आप लोगों को CN सब्स्टिट्यूट करना है, AgCN में आपको NC को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। और वैसे आप लोगों को मैंने KNO2 और AgNO2 में बताया हुआ है, वो भी आप लोग देख लेना, ठीक है। अब फिफ्थ जो हम लोग पढ़े, फिफ्थ जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वो क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब जैसे सोडियम भी देख लिया, ड्राई ईथर भी देख लिया, तो बेसिकली आपको पता लग गया होगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। CH3Br मतलब मिथाइल ब्रोमाइड, तो CH3Br मैंने यहाँ पर भी ले लिया। इस तरह से हम लोग करते हैं वुड्स रिएक्शन, बीच में 2 सोडियम ले लिए, 2 Na 2 Br 2 NaBr के फॉर्म में निकल गए। ये CH3 और ये CH3 आपस में जुड़ गए, 2 कार्बन के अल्केन को हम लोग क्या बुलाते हैं, ईथेन। तो ये ईथेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों को अभी कंफर्टेबल लगने लगे हैं ये सारे रिएक्शन, अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोग देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में रिएक्शन करवानी है मिथाइल क्लोराइड की KCN के साथ में। अभी मैंने आप लोगों को बताया, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। मिथाइल क्लोराइड का मतलब होता है CH3Cl, इसकी रिएक्शन KCN से करवाओगे, ये K ये Cl KCl के फॉर्म में निकल जाएगा और ये जो CN है ना, वो CH3 से आके जुड़ जाएगा CH3CN। समझ में आ गया? अगर इसकी जगह पे AgCN होता तभी आप लोग CH3NC लिखते इसको, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन KCN एंड AgCN। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमको KCN से रिएक्शन करवानी थी, Cl हटाया और CN इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग देखें ज़रा, और वीडियो में पॉज ले करके आप लोग इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं। आई होप कि आप लोगों ने इसमें पहले ट्राई किया है कुछ ना कुछ करने का, ठीक है। स्टार्ट करता हूं, इथेनॉल टू ब्यूटवानाइन, ठीक है। ये मैं आप लोगों को करके बताता हूं। क्या करना है, इथेनॉल लेना है।
तो आप लोगों की थिंकिंग किस तरह से होनी चाहिए, इथेनॉल और ब्यूट 1 आइन। सबसे पहले तो आप लोग इथेनॉल को बना लीजिए, CH3 CH2 OH, ठीक है, ये हो गया इथेनॉल। अब इससे अपने को फॉर्म क्या करना है, ब्यूट 1 आइन, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। देखो ये ब्यूट 1 आइन है, 4 कार्बन होने चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब ये किस तरह से हम लोग फॉर्म करें, जबकि हमारे सबस्ट्रेट के अंदर 2 कार्बन है और हमारे प्रोडक्ट के अंदर 4 कार्बन चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 2 कार्बन को कहीं बाहर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहला तो मैं क्या करता हूँ कि CH3, ध्यान से देखना, CH3 CH2 OH की रिएक्शन मैं SOCl2 से करवा लेता हूँ। देखो ये ख्याल मुझे क्यों आता है कि SOCl2 से मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो OH है ना वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। इसकी जगह पे Cl होता तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता, और प्रोडक्ट में मुझे OH या Cl तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको OH को Cl से रिप्लेस करके रखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और Cl। बाकी आप लोग जानते हो, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, HCl गैस निकल जाएगी और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। अब एक अच्छा लिविंग ग्रुप मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है यहाँ पे। अब इसके सामने कोई एक अच्छा पेयरिंग मिलेगा तो ये Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास अभी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 CH2, वो मेरे पास है। मेरे को क्या चाहिए, CH ट्रिपल बॉन्ड C के साथ में वो चीज़ चाहिए जो जल्दी निकल जाए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लेता हूँ। अब ये मुझे पता है कि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड इथाइन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन मैं क्या करवा लेता हूँ, सोडियम से करवा लेता हूँ। सोडियम का काम क्या है कि एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करके उसकी जगह ले लेगा। ये H क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो ये H पॉजिटिविटी के फॉर्म में निकल सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर माइनस चार्ज और Na के ऊपर प्लस चार्ज, और ये जो H निकला है उसको मैं हाफ H2 के फॉर्म में रिमूव कर सकता हूँ। ये एज इट इज रिएक्शन हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर जब अल्काइन चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में देखा था। अब देखो मैंने क्यों किया ऐसा, देखो एक स्टेप में मैंने ये बना दिया, एक स्टेप में मैंने ये बना दिया। अब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा लेता हूँ। जैसे इसको मैंने लिखा यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और ये जो कंपाउंड है ना ये वाला, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे कि क्लोरीन इस तरफ दिखाई दे, CH2 और CH3। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है, यहाँ से Na और यहाँ से Cl को NaCl के फॉर्म में रिमूव कर दिया। अब बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C के साथ जुड़ जाएगा अपना क्या, CH2 और CH3। ये बन गया मेरा ब्यूट 1 आइन। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ट्राई करते हैं, ये आप लोग देखना जरा अच्छे से। टोलुइन लेना है सबसे पहले, तो बेंजीन के ऊपर CH3, इसे हम लोग बोलते हैं टोलुइन, और क्या फॉर्म करना है, बेंजाइल अल्कोहल। तो साइड में स्ट्रक्चर बना के रखता हूँ बेंजाइल अल्कोहल, ताकि मुझे आइडिया आए कि मुझे करना किस तरह से है। बेंजाइल का मतलब होता है बेंजीन पे CH2, अल्कोहल का मतलब क्या होता है, OH। ये मुझे फॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्जन कर लेता हूँ। फिर Cl को हटा के OH कैसे लाते हैं ये तो मुझे आता है। जैसे कि अगर मैं करवाऊँ इसका क्लोरीनेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म प्रेजेंस में करना, डार्क कंडीशन में करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो अगर मुझे एलिफेटिक पार्ट पे क्लोरीनेशन करना है तो मुझे लाइट की प्रेजेंस लेनी पड़ती है, और वो सब्स्टिट्यूशन फिर कौन सा होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन के ऊपर एक H हट जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा क्लोरीन, बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब मुझे क्या करना है, बहुत इजी हो गया। अब तो आप लोग बता लोगे कि वो करना है सर एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन। तो ये K और ये Cl कौन से फॉर्म में रिमूव हो जाएगा,
KCl और ये Cl की जगह पे क्या आ जाएगा OH। इसका मतलब बेंजीन वैसे के वैसा रहेगा और CH2 वैसे के वैसा रहेगा, ये Cl हटेगा और उसकी जगह पे OH, और यही बेंजाइल अल्कोहल को तो हम लोगों को फॉर्म करना था। तो मेरी अप्रोच आप लोगों को सीखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन आने दो। अगर आप लोगों को केमिस्ट्री अच्छे से आती है तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, उसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग सीखोगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं भी आया हो, तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। बेंजाइल अल्कोहल से स्टार्ट करना है, सेकंड में जो बनाया था ना हमने, उससे हम लोग को स्टार्ट करना है और 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करना है। 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। चलो तो ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बेंजाइल अल्कोहल से स्टार्ट करना है, तो बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर तो मुझे पता ही होना चाहिए। तो ये है बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। बेंजीन के ऊपर CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर हो गया। क्या बनाना है? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखें जरा। फिनाइल तो आना है, मतलब बेंजीन तो रहेगा, सेकंड कार्बन पे रहना चाहिए, तो इसके बाद फर्स्ट कार्बन रहा होगा, और एसिड बोला है तो COOH। ठीक है, तो 2 फिनाइल और इथेनोइक एसिड, यहाँ पर आप लोग कर लीजिए H2। आप समझे? ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, क्योंकि COOH सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, उसको ही 1 बोलना पड़ेगा। इसको तो 2 पे क्या हो गया? फिनाइल, और 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग इथेनोइक एसिड ही तो बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने सीखा है कि OH को हटाना है और COOH को लाना है, इनफैक्ट 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो आप लोग सोचे हैं कि ये किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि ये OH हटा के एक अच्छे लिविंग ग्रुप में इसका कन्वर्जन कर लेता हूँ। तो बेसिक मेरे को इतना तो पता ही है कि SOCl2 से रिएक्शन अगर होगी, बाय प्रोडक्ट्स आप लोग बना लेना, मैं आप लोगों को मेन प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ। CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा? क्लोरीन। अब मुझे कार्बन का इंट्रोडक्शन करना है। कार्बन, ऐसा कोई ग्रुप आपको पता है जिसके पास खुद के पास कार्बन हो? आप लोग सोचें और फिर देखें क्या है वो। KCN। अगर इन दोनों की रिएक्शन होती है तो यहाँ से KCl निकल जाता है और क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर CH2 और Cl हटा और क्या आ गया? साइनाइड। 2 कार्बन चाहिए थे, तो किसी ग्रुप में तो कार्बन होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने साइनाइड का इंट्रोडक्शन करवा लिया, ऐसे मैंने सोचा। और अब आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि जब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, ये आगे चल के हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिस्कस भी करेंगे, इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा आप लोगों को मैं। लेकिन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो साइनाइड COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप लोग फिलहाल के लिए याद रखें कि बेंजीन के ऊपर CH2 और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में। ठीक है, आई होप आप लोगों को अभी ये बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, तो किस तरह से ये मेरी अप्रोच है, ये अप्रोच को आप लोग सीखें। एक और लास्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट। क्या बोला है? 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन आपको फॉर्म करना है। कार्बन का नंबर आप लोग काउंट करे होंगे, तो इसमें जितने कार्बन है उसके डबल इसमें चाहिए होते होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जब कार्बन डबल करने की मेथड है तो वो याद आनी चाहिए, वो वुड्स रिएक्शन होती है। अभी आप लोग देखें 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन को किस तरह से मैं बनाता हूँ देखो जरा। 2 क्लोरोब्यूटेन है ना, तो इस पे क्लोरीन ले लेता हूँ और ऊपर ले लेता हूँ CH3। देखो तो ये बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4 ब्यूटेन और 2 पे क्लोरो है। इसको मैंने Cl को इस तरह से इसलिए प्लेस किया क्योंकि मुझे पता है कि वुड्स करवानी है, और अगर मुझे वुड्स करवानी है तो इसी तरह से बनाना पड़ता है मुझे। Cl और बीच में 2 आयने दिखाई देने चाहिए, और वही सेम स्ट्रक्चर को मैं रिपीट कर लेता हूँ। टू क्लोरोब्यूटेन हो गया, बीच में 2 सोडियम। और आपको ये पता है कि ईथर के प्रेजेंस में ये सारा काम होता है। यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, और 2 आयने बीच में से आप लोग निकाल दीजिए, और प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? CH3 CH2 CH CH3, ये C से फिर ये C जुड़ जाएगा, तो CH CH3
CH2 और CH3, ठीक है। ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 पे डाईमिथाइल हो गया, 3 4 डाईमिथाइल, और क्या बन गया, हेक्सेन, 3 4 डाईमिथाइल हेक्सेन। तो यही अपने को फॉर्म करना था उसके अंदर, आप लोग देख लीजिए, 3 4 डाईमिथाइल हेक्सेन। तो आई होप आप लोग को ये कन्वर्जन सारे समझ में आए। चैप्टर का अच्छे से पढ़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हैं और खुद से करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो होमवर्क दे रहा हूँ वो एक कन्वर्जन बेस्ड ही है, और इसी के अंदर से मैंने बहुत सारे कन्वर्जन आप लोगों को करवा दिए हैं और कुछ नहीं करवाए होंगे, वो इसी टाइप के होंगे, तो ये आप लोग को करने रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 को खुद से करना है, होमवर्क है आपका ये। इसमें आपको 14 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन नहीं करना है। ये दोनों क्वेश्चन कार्बाइलमाइन टेस्ट और आयोडोफॉर्म रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, जो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ी नहीं है, ये चैप्टर के सिलेबस में ही नहीं है वो। ये हम लोग कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन हो गया और एल्डिहाइड्स कीटोन्स, जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये रिएक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं, तो तभी हम लोग वो क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में 20 कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, उसमें 14 और 20 को छोड़ के आप लोग को सारे 18 कर रहे हैं। उसमें से मेरे हिसाब से 9-10 तो मैंने करवा दिए हैं वीडियोस लेक्चर्स में, तो आप लोग को बहुत इजी पड़ेगा, और बाकी जो छोड़े हैं वो सिंपल है, वो आप लोग को आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एनसीईआरटी बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, और जितना पॉसिबल होगा उतनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन जो मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं जो आप लोग के लेवल पर, तो वो मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा कि वीडियोस में समझा दूं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।